दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत दिनों से आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट कर दिया जाए, तो चलिए अब शुरू हो चुका है करंट अफेयर का सीरीज। और शुरुआत कर रहा हूं मैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से मात्र एक वीडियो में। जी हां दोस्तों, मात्र एक वीडियो में मैं यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग आपको पूरे के पूरे करंट अफेयर्स देने चल रहा हूं। तो देखते हैं कि आपकी तैयारी कितने बेहतर ढंग पर हो पाई और बहुत सारी चीजों को बारे में आपको पता चल पाएगा इस सिंगल वीडियो को देखने के बाद। देखिए बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन उत्पादों को जीआई टैग मिला, लखनऊ में जो टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दिया गया उससे संबंधित सवाल कैसे बन सकते हैं, देश का पहला रोपवे का उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा वाराणसी में, वहां कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, किस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। डबल डेकर हाईवे बन रहा है, जी हां दोस्तों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में दोस्तों डबल डेकर हाईवे बन रहा है, तो वहां कैसे सवाल बन सकते हैं। एशिया की सबसे बड़ी पेन फैक्ट्री का उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया, यह उद्घाटन कहां पर हुआ, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, कितनी लागत आ रही है, इस तरह के बहुत सारे सवाल आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितने बेहतर स्तर पर हो पाई है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमारा फाउंडेशन बैच लॉन्च चुका है। ये एनसीईआरटी कम फाउंडेशन बैच है। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर लेवल पर हो पाएगी, क्योंकि जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की तैयारी कराई जा रही है। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग फाउंडेशन बैच बनाए गए हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। सीधे आते हैं दोस्तों अपने सवालों पर, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी हाल ही में चर्चा में रहा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 10 उत्पादों को जीआई टैग मिला। जीआई टैग तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी जब 10 आइटम को जीआई टैग मिल जाए एक बार में, तो क्या कहना भाई, जबरदस्त। अब देखिए सवाल क्या क्या बन सकता है कि जीआई टैग कब दिया गया। अगर सवाल आए तो याद रखिएगा 31 मार्च 2023 को। जी हां दोस्तों, इसकी घोषणा कब हुई, 31 मार्च 2023 को यह जो है जीआई टैग दिया गया। और देश में केवल 10 नहीं दोस्तों, कुल 33 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। उस 33 में से 10 तो केवल कहां के थे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के थे। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, भारत में इतने सारे राज्य हैं और 33 उत्पादों को जीआई टैग मिला। उस 33 में से 10 भारत के अंदर उत्तर प्रदेश का हो, तो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। याद रखिएगा 33 में से 10 अकेले उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है। अगर एक सवाल और पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग के अंतर्गत रखा गया है, तो याद रखिएगा कुल 45 उत्पाद है। जी हां दोस्तों, केवल और केवल उत्तर प्रदेश में ऐसे 45 उत्पाद हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। अच्छा, वो 10 कौन कौन से थे, पक्का है। देखिए अभी क्या हुआ ना कि आपकी यूपी पीसीएस के सिलेबस में दोस्तों बदलाव हुआ है, वहां पर उत्तर प्रदेश स्पेशल रखा गया, तो निश्चित रूप से एक सवाल यहां से बनेगा ही बनेगा कि वो 10 प्रोडक्ट थे कौन से। ठीक है, तो आपने अलीगढ़ ताला का नाम तो सुना होगा, वहीं पर अलीगढ़ बखरिया पीतल के बर्तन जो है दोस्तों उसको भी जीआई टैग दिया गया है। बांदा सजर पत्थर शिल्प का कार्य होता दोस्तों, उसे जीआई टैग दिया गया है। नगीना काष्ठ शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। प्रतापगढ़ का जो आंवला होता, आंवले का मुरब्बा दोस्तों बड़ा प्रसिद्ध है, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। हाथरस का हींग बड़ा फेमस है, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। बनारसी पान पर तो कितने लोगों ने ठुमके लगा रखे हैं भाई, है कि नहीं, तो याद रखिएगा बनारसी पान को भी दोस्तों जीआई टैग मिला है। बनारस का जो लंगड़ा आम है, लंगड़ा आम, उसे भी जीआई टैग के अंतर्गत रखा गया है। रामनगर का भंटा, भंटा बोले तो बैगन, जी हां दोस्तों, रामनगर के भंटा यानी बैगन को भी जीआई टैग मिला है। और चंदौली का आदम चीनी चावल है दोस्तों, आदम चीनी चावल बहुत ही पुराना यह चावल है, आदम चीनी चावल, ये चंदौली, ये बनारस के पास में है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो जो कुछ सवाल बनने हैं यहीं से बनने हैं, कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि लखनऊ में एक टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दिया गया। भाई ये टेक्सटाइल पार्क क्या होता है, कैसे है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सवाल इतने चीजों में से बन सकता है। पहली बात, कहां बन रहा है, तो प्रॉपर लखनऊ नहीं दोस्तों, लखनऊ हरदोई जो रोड है दोस्तों उस पर उसकी सीमा के पास में दोस्तों इसको डेवलप किया जा रहा है। लखनऊ हरदोई, लखनऊ के पास में सीतापुर वाला जो रोड जा रहा है उस पे हरदोई पड़ता है दोस्तों। तो याद रखिएगा लखनऊ हरदोई सीमा पर पीपीपी मॉडल, ये पीपीपी मॉडल क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है इसे। ठीक है, इसमें सरकार और प्राइवेट कंपनियां दोनों मिलकर काम करेंगी। तो पीपीपी मॉडल के तहत 1000 एकड़ से अधिक की जमीन पर दोस्तों यह मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है, कहां पर दोस्तों, लखनऊ हरदोई सीमा पर स्थापना की जा रही है, इसको याद रखिएगा। 17 मार्च 2023 को केंद्र से इसकी मंजूरी भी मिल गई। और इस परियोजना की लागत कितनी है, बन तो रहा है दोस्तों 1000 एकड़ में, और लागत भी कितनी है, 1200 करोड़ एकड़। कितना है दोस्तों, 1200 करोड़ लागत है और 1000 एकड़ पर इसको बनाया जा रहा है, लखनऊ हरदोई की सीमा पर बनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें दोस्तों कुछ दिन पहले चर्चा में आया था संत कबीर नगर में जो पीएम मित्र टेक्सटाइल और अपैरल पार्क लिमिटेड के नाम से यूपी में स्थापित हो रहा था टेक्सटाइल पार्क, उसको भी इसी में शामिल कर लिया गया। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग बनाए जाएंगे, एक ही बनेगा, याद रखेगा, इसको भी इसी में शामिल कर लिया गया। तो यह सवाल भी आप याद रखेगा, कहीं
कहीं कूट बनाकर आपके सामने सवाल प्रेजेंट न कर दे, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल इंपॉर्टेंट क्या है, देश का पहला रोपवे जो बन रहा दोस्तों वाराणसी बना। हमारा देश इतना बड़ा है लेकिन किसी भी शहर में रोपवे की सुविधा नहीं थी, ठीक है। क्या सर दुनिया में और कोई देश है ऐसा जहां रोपवे बना है? हां, अगर हम दुनिया की बात करेंगे तो याद रखिएगा, एक मैक्सिको सिटी का नाम आता है, एक लापाज का नाम आता है। लापाज और मैक्सिको सिटी का नाम आता है जहां पर रोपवे देखने को मिलता है। इस रोपवे को अर्बन ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं, अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे, ठीक है। तो याद रखेगा ये अभी दुनिया में 2 देशों में है, अब भारत में बन जाएगा तो भारत में ऐसा पहला शहर बनारस हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा जहां पर ये रोपवे की सुविधा होगी, ठीक है। तो 24 मार्च 2023 को मोदी जी ने स्वयं, ये क्योंकि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो यहां पर दोस्तों इन्होंने पहले रोपवे का शिलान्यास किया है। ये रोपवे दोस्तों कहां से कहां तक बनाया जा रहा है? तो जो बनारस में कैंट रेलवे स्टेशन है, ठीक है, उस कैंट रेलवे स्टेशन से ये गोदौलिया तक जाएगा। गोदौलिया तक ये समझ लीजिए जहां पर आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है गोदौलिया के ठीक पास में, वहां तक दोस्तों जाएगा। 3.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना? 3.8 किलोमीटर की लंबाई है। और इस बीच में दोस्तों कुल 5 स्टेशन बनाए जा रहे हैं। कितने स्टेशन बन रहे हैं? मतलब इस रोपवे में अगर कोई व्यक्ति बैठेगा तो 5 जगह वह व्यक्ति उतर सकता है। जैसे अगर कैंट से चला तो कैंट के बाद जो दूसरा स्टेशन होगा विद्यापीठ होगा, तीसरा रथ यात्रा होगा, चौथा गिरजाघर होगा और 5वां स्टेशन आपका गोदौलिया होगा। 10 लोग इस रोपवे में जो बना है टैक्सी नुमा, उसमें 10 लोगों के बैठने की सुविधा है और लगभग 250 टैक्सी है। जी हां दोस्तों, 250 टैक्सियां दौड़ेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा और शानदार सा होगा, ठीक है। HAM, यहां पर एक शब्द लिखा है HAM, ये क्या होता है? इसको कहते हैं हाइब्रिड एनुअल मोड। क्या कहते हैं? हाइब्रिड एनुअल मोड। इस मॉडल पर दोस्तों इस परियोजना को 3 वर्ष में पूरा किया जाएगा। तो अभी तक आपने सुना होगा PPP मॉडल या अलग अलग मॉडल सुना होगा, लेकिन हाइब्रिड एनुअल मोड का नाम नहीं सुना होगा, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसी तरह का सवाल परीक्षा में पूछ दिया जाता है। एक चीज और, इस रोपवे का जो सिस्टम है इसको कौन डेवलप कर रहा है, कौन सी कंपनी बना रही? तो याद रखेगा यहां पर स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है। किस देश की? स्विट्जरलैंड की कंपनी है, नाम है बर्थोलेट। क्या नाम है दोस्तों? बर्थोलेट कंपनी का नाम है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से सवाल आएंगे परीक्षा में, आप ध्यान दीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूं एकदम फिल्टर करके मैटर दे रहा हूं, एकदम क्रीम आइटम आपको दे रहा हूं, बस देखते चलिए, ठीक है। देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे बन रहा है दोस्तों। हमने डबल डेकर ट्रेन का नाम सुना था, हमने डबल डेकर बस का नाम सुना था, लेकिन डबल डेकर एक्सप्रेसवे का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा। ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में दोस्तों बनाया जा रहा है ये डबल डेकर एक्सप्रेस। देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे होगा। ये अभी डिसाइड नहीं हुआ कि ये 6 लेन का होगा या 8 लेन का होगा, लेकिन कंफर्म है कि 6 लेन या 8 लेन का ये बन सकता है। ये नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में दोस्तों बनाया जा रहा है। इसको दोस्तों जुड़वा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, ये जुड़वा शहर के रूप में भी जाना जाता है, राजधानी मत के जुड़वा शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि नोएडा से ही एक्सटेंशन करके ग्रेटर नोएडा का निर्माण हुआ है। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में बनाया जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए इस एक्सप्रेसवे को बनाए जाने की लागत रखी गई, ठीक है। इसको याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री, जी हां, एशिया महाद्वीप की बात हो रही दोस्तों, भारत देश की बात नहीं हो रही, एशिया महाद्वीप की बात हो रही है। और यहां पर सबसे बड़ी पेन फैक्ट्री का लोकार्पण दोस्तों किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। और यह पेन फैक्ट्री किस कंपनी के? जैसे एशियन ग्रुप का नाम सुना होगा आपने, अलग अलग कंपनियों का नाम सुना होगा, ठीक है। उसी तरह से बर्जर ग्रुप का नाम सुना होगा, बर्जर पेंट कंपनी है। तो बर्जर ग्रुप जो है दोस्तों इसको बना रहा है, और कहां पर बना रहा है दोस्तों? हरदोई में। पिछला भी सवाल हमने हरदोई का पढ़ा था कि लखनऊ हरदोई की सीमा पर क्या बना रहा है? PPP मॉडल के तहत क्या बनाया जा रहा है दोस्तों? बताइए, भूल गए आप इतने जल्दी? ओहो, कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा बताइए। PPP मॉडल के तहत लखनऊ हरदोई की सीमा पर 1000 एकड़ के क्षेत्रफल में दोस्तों बसाया जा रहा था। 1200 करोड़ रुपए सरकार खर्चा कर दी और आप नाम भूल जा रहे हैं। बताइए, सोच समझ के जवाब दीजिए। चलिए कमेंट करना शुरू करिए। तो याद रखिएगा बर्जर ग्रुप ने हरदोई में, जी हां दोस्तों, हरदोई में इसका जो है रखा है, शिलान्यास किया जा रहा है यहां पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। हरदोई में दोस्तों एक औद्योगिक क्षेत्र है, हर जगह का अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र होता है। जैसे गीडा गोरखपुर में है, उसी तरह से नैनी इलाहाबाद प्रयागराज में है, उसी तरह से जो हरदोई है वहां सांडिला औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि सांडिला औद्योगिक क्षेत्र ये कहां पर है? ऑप्शन दे सकता है, प्रयागराज में, हरदोई में, आपके जो है गोरखपुर में, या फिर लखनऊ में। तो ये सवाल आप याद रखेगा। संडिला औद्योगिक क्षेत्र जो है ये आपके हरदोई में पड़ता है। तो वहीं पर दोस्तों 37 एकड़ में बर्जर ग्रुप जो है एशिया की सबसे बड़ी पेन फैक्ट्री बनाया जा रहा है यहां पर। और लागत इसकी कितना होगा दोस्तों? तो लगभग 1000 करोड़ इसकी लागत होगी, ठीक है। तो लोगों को रोजगार वगैरह भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कि अयोध्या में ग्रीनफील्ड टाउनशिप जो है बनाई जा रही। ग्रीनफील्ड टाउनशिप
जी हाँ, अयोध्या में जब से राम मंदिर बनना शुरू हो गया उसके बाद से अयोध्या का विकास जोर शोर से किया जा रहा है दोस्तों, जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है। यहां पर दोस्तों एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाई जा रही है। जिस तरह से गुजरात में साबरमती नदी जहां पर है, साबरमती की तर्ज पर दोस्तों अयोध्या में यह ग्रीनफील्ड टाउनशिप विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में, अच्छा कई चरण में काम किया जाएगा। पहले चरण में 583 एकड़ क्षेत्रफल में इसको बसाए जाने की योजना रखी गई है। और एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, इस परियोजना के तहत, इस नव्य अयोध्या परियोजना के तहत, नव्य मतलब नई अयोध्या बनाई जा रही। नई अयोध्या परियोजना के अंतर्गत हाईवे के किनारे 2 गांव, जिसमें एक गांव का नाम है सहनवाजपुर और दूसरे गांव का नाम है माझा बरहटा गांव। जी हां दोस्तों, सहनवाजपुर और माझा बरहटा गांव में दोस्तों इसको प्रस्तावित किया गया है, इस टाउनशिप को प्रस्तावित किया गया, तो इसको याद रखेगा। एक चीज और जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, इस ग्रीनफील्ड टाउनशिप को वैदिक सिटी कहा जा रहा है। तो ये भारत की पहली वैदिक सिटी होगी दोस्तों। ये जबरदस्त सवाल है, इसको भी याद रखेगा। भारत की पहली वैदिक सिटी, ये वैदिक सिटी दोस्तों किसकी तर्ज पर होगा? तो अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी का नाम सुना होगा, उसी की तर्ज पर दोस्तों इसको भी डेवलप किया जा रहा है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतने पॉइंट में से कुछ ना कुछ तरीके से आपके सामने सवाल आएंगे परीक्षा में, आप देख लीजिएगा खोल करके, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा वन फैमिली वन आइडेंटिटी। जी हां दोस्तों, एक फैमिली, एक परिवार का एक आइडेंटिटी हो, इसके लिए दोस्तों एक यहां पर एक पोर्टल लॉन्च किया गया। ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। और इसको लॉन्च करने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, वो उद्देश्य था कि मुफ्त और सस्ता राशन दोस्तों लोगों को उपलब्ध कराना, वो भी ऐसे लोगों को उपलब्ध कराना जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। जी हां दोस्तों, ऐसे लोगों को मुफ्त और सस्ता राशन उपलब्ध कराना जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, या सरकारी योजनाओं तक ऐसे लोगों की आसानी से पहुंच बनाना। उसीलिए दोस्तों यह वन डिस्ट्रिक्ट वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि भाई ये पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, या किस प्रदेश में लॉन्च किया गया, तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। अगला दे रहा है उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स। जी हां दोस्तों, जिस तरह से हमारा ओडीओपी चल रहा था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा था, यानी एक जिला एक उत्पाद। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं और उन 75 जिलों में दोस्तों कुल 75 उत्पादों को चुना गया है और उसको बड़े पैमाने पर सरकार क्या कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। मेलों में दोस्तों उसका जो है कैंप लगाया जा रहा है ताकि लोग जाने कि कौन कौन सा जिला किस चीज के लिए जाना जाता था। तो ओडीओपी एक सफल कार्यक्रम रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने यहां पर क्या लॉन्च किया, ओडीओपी की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, यानी एक जिला एक खेल, एक जिला एक खेल, ताकि हर जिले में दोस्तों खेल को प्रोत्साहन दिया जा सके। तो उन खेलों का चुनाव हो रहा है, तो इसको भी याद रखेगा। वही लिख रहा है यहां पर कि ओडीओपी की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स यानी ओडीओएस कार्यक्रम शुरू किया गया। और इसमें कुल कितने खेलों का चुनाव किया गया, परीक्षा में पूछ सकता है कि ओडीओएस के तहत कितने खेलों का चुनाव किया गया, तो क्या बताओगे, 14 खेलों का। कितने खेलों का? 14 खेलों का दोस्तों चुनाव कराया गया है। उन 14 खेलों को चुना गया है। इन 14 खेलों को देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस किस जिले में कौन कौन सा खेल ज्यादा प्रभावी है, वहां पर ज्यादा युवा जो है दोस्तों उस खेलों से जुड़ पाते हैं, तो उसका चुनाव किया जाएगा। हालांकि अपने तरफ से सरकार ने कुछ आंकड़े भी जारी किए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि उन 75 जिलों में से किस तरह से पहचान किया गया। जैसे प्रयागराज की पहचान दोस्तों लॉन टेनिस के रूप में हुई है। जी हां दोस्तों, अब सवाल कैसे आ सकता है परीक्षा में, ऐसे पूछ सकता है कि बताइए कबड्डी के लिए, उत्तर प्रदेश में कबड्डी के लिए किस जिले का चुनाव किया गया, ओडीओएस के तहत किस जिले का चुनाव किया गया, तो क्या बताएंगे, कबड्डी के लिए किसका चुनाव हुआ है, कन्नौज का चुनाव हुआ है। किसका हुआ दोस्तों, कन्नौज का चुनाव हुआ है। उसी तरह से शूटिंग के लिए दोस्तों बांदा का चुनाव हुआ है। लॉन टेनिस के लिए प्रयागराज का चुनाव हुआ है। टेबल टेनिस के लिए दोस्तों आगरा और कानपुर दोनों का चुनाव हुआ है। सर लखनऊ के लिए किसका चुनाव किया गया भैया, लखनऊ के लिए हॉकी का चुनाव किया गया है। ठीक है, लखनऊ में किस खेल को चुना गया, हॉकी को चुना गया। उसी तरह से तीरंदाजी के लिए सोनभद्र और ललितपुर को चुना गया। मुक्केबाजी के लिए बुलंदशहर और कुशीनगर को चुना गया। यह आंकड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे जैसे याद करिए। भारोत्तोलन के लिए दोस्तों बिजनौर और मिर्जापुर को रखा गया। तैराकी के लिए पीलीभीत को रखा गया और फुटबॉल के लिए हाथरस को रखा गया। जी हां दोस्तों, फुटबॉल के लिए किसे रखा गया, हाथरस को रखा गया। अब कुछ छोटा मोटा ट्रिक मैं चाहूं तो बना के दे सकता हूं। जैसे फुटबॉल पूछ रहा है, तो फुटबॉल दोस्तों हालांकि पैर से खेला जाता है, लेकिन आपको हाथ याद रखना है। ठीक है, खेला जाता है पैर से, लेकिन याद रखना हाथ से, तो याद रखेगा हाथरस हो जाएगा। उसी तरह से तैराकी के लिए पीलीभीत दे रहा दोस्तों, पीलीभीत में गोमती नदी है, तो वहां तैरना आप जानिए। ठीक है, तो याद रखेगा तैराकी के लिए पीलीभीत है। उसी तरह से भारोत्तोलन के लिए मिर्जापुर, मिर्जापुर में बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो बड़े बड़े चट्टानों को लेकर भारोत्तोलन करिए। ठीक है, भारोत्तोलन और बिजनौर भी याद रखेगा साथ में। ठीक है, इस तरह से आप याद रखें। मुक्केबाजी में बुलंदशहर, एक बुलंद मुक्का मारेंगे फट जाएगा चेहरा। ठीक है, तो बुलंदशहर को चुना गया है और कुशीनगर को चुना गया है। कुशीनगर में जैसे गौतम बुद्ध जी ने निर्माण
प्राप्त किया था, जब मुक्का लगेगा तो आदमी को निर्वाण प्राप्त हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप छोटे मोटे ट्रिक बनाकर इसको याद रख सकते हैं। इसी तरह से कुश्ती के लिए तो ढेर सारे जिलों का चुनाव हुआ। कुश्ती में आजमगढ़ का भी चुनाव किया गया, कुश्ती के लिए बनारस का भी चुनाव किया गया, कुश्ती के लिए गोरखपुर का भी चुनाव किया गया, देवरिया का, महाराजगंज का, चंदौली का, बागपत का, यानी इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों कुश्ती बड़ी प्रसिद्ध है यहां पर, इसलिए कुश्ती का चुनाव हुआ है। हॉकी के लिए प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, हरदोई, बरेली, मऊ। देखिए रायबरेली बरेली दोनों का चुनाव हुआ है, बरेली और रायबरेली दोनों का चुनाव हुआ हॉकी के लिए, ठीक है। बाकी मऊ, मुरादाबाद और बलरामपुर, ठीक है। बाकी के जो जिले बचे हैं दोस्तों वहां पर एथलेटिक्स का चुनाव हुआ है। एथलेटिक्स कुल 14 खेल हैं, तो याद रखिएगा वहां एथलेटिक्स का चुनाव हुआ है, तो वो भी आंकड़ा यहां पर मैं आपको देना चाहूंगा, जरा देखिएगा ध्यान से, ठीक है। यहां देखिए एथलेटिक्स का चुनाव हुआ है, तो लिख रहा है जौनपुर, भदोही, गाजीपुर, बलिया, बस्ती, अयोध्या, जो हमारा अयोध्या है यहां पर भी एथलेटिक्स का चुनाव हुआ है। कौशाम्बी ये इलाहाबाद के पास में, यहां भी एथलेटिक्स का चुनाव हुआ, जबकि इलाहाबाद प्रयागराज को लॉन टेनिस के लिए चुना गया, ठीक है। संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, इसको याद रखेगा, संत कबीर नगर में इसको चुना गया, जबकि आपने पीछे कुशीनगर पढ़ा वहां मुक्केबाजी की बात किया था, याद हो गया ना आपको, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। बुलंदशहर में बुलंद मुक्का मानना है तो आदमी कहां चला जाएगा, कुशीनगर, तो याद रखेगा इन चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व भारती सम्मान अभी दिया गया। विश्व भारती सम्मान दोस्तों संस्कृत विषय, संस्कृत भाषा में दिया जाने वाला यह उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान है, सबसे बड़ा सम्मान है विश्व भारती सम्मान। और इसे किसे दिया गया है तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे दोस्तों, संस्कृत विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष थे और प्रोफेसर थे, नाम है हरिदत्त शर्मा। क्या नाम है दोस्तों, हरिदत्त शर्मा नाम है, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। यह संस्कृत संस्थान की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है और इसमें अंग वस्त्र दिया जाता है व्यक्ति को और 5,01,000 रुपए भी दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है, 5,01,000 रुपए पुरस्कार राशि होती है। किसे दिया गया है तो हरिदत्त शर्मा जी को दिया गया, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे दोस्तों और पूर्व में प्रोफेसर भी रह चुके हैं, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। याद रखिएगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी किताबें भी लॉन्च हुई हैं, ठीक है। जैसे हमारे कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो एक मौका दीजिए, हमारी किताबों को देखिए लेकर के, आपको समझ में आएगा कि वाकई क्वालिटी कंटेंट होती है इन किताबों में। एक मौका दीजिए, जुड़िए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है। बाकी किताबें दोस्तों अमेजन, फ्लिपकार्ट, हमारे वेबसाइट, एप्लीकेशन, मार्केट में हर जगह अवेलेबल है, बहुत आसानी से आप जहां से चाहें वहां से ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में खेल सम्मान, देखिए खेल वाले जितने भी चीजें उनको मैंने समराइज कर लिया। अब उत्तर प्रदेश में जो खेल सम्मान दिया गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खेल सम्मान दिया। कब दिया तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा था 24 जनवरी को। सवाल यह भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेगा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है और उसी दिन योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा किया इस खेल सम्मान की। और इस खेल सम्मान में दो तरह के खेल सम्मान होते हैं, एक रानी लक्ष्मीबाई सम्मान है, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान है और लक्ष्मण सम्मान है, और 2-2 साल का पुरस्कार वितरण किया गया दोस्तों। एक तो 2020-21 के लिए किया गया, 2020-21 के लिए किया गया, दूसरा 2021-22 के लिए भी किया गया, और 2 वर्ग में किया गया, सामान्य वर्ग और वेटरनल वर्ग, ठीक है। ये 2 वर्गों में चुनाव हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिख रहा है यहां पर। याद रखेगा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार ये 2020-21 के लिए जो पुराने वाले साल के लिए चुना गया, वहां पर दोस्तों सामान्य वर्ग में ज्योति शुक्ला का चुनाव हुआ है। ये ज्योति शुक्ला कानपुर की रहने वाली हैं और हैंडबॉल खेल खेलती हैं। कौन सा खेल है दोस्तों, हैंडबॉल खेल खेलती हैं, उन्हें चुना गया और उन्हें रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया जाएगा। और यहीं पर दोस्तों नेहा कश्यप जो है वुशु खेल से संबंधित है, मेरठ से की रहने वाली है नेहा कश्यप, ठीक है, उनका भी चुनाव किया गया। 20-21 के लिए दोस्तों चुनाव किया गया। उसी तरह से 21-22 के लिए जो चुनाव किया गया, तो लेटेस्ट वाला याद रखेगा मनीष भाटी का नाम याद रखेगा। ये गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं और वुशु खेल से संबंधित हैं, वुशु से संबंधित हैं, मनीष भाटी नाम है, इनको रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है। और बाकी वेटरन वर्ग में दोस्तों तरुणा शर्मा जी को चुना गया है, ये मेरठ से संबंधित है और जूडो खेल से भी संबंधित है, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेगा। इस तरह से लक्ष्मीबाई पुरस्कार दोस्तों यहां पर किसे किसे दिया गया, तो एक मनीष भाटी का नाम याद रखना है, एक तरुणा शर्मा का नाम याद रखना, लेटेस्ट वाला याद रखेगा, परीक्षा में यह आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। हालांकि दोनों पिछले साल वाले भी और इस साल वाले भी दोनों पुरस्कार दोस्तों एक ही दिन दिए गए, लेकिन फिर भी याद रखें। लक्ष्मण पुरस्कार अगर हम पुराने की बात करते हैं 2020-21 की बात कर लें तो सामान्य वर्ग में दोस्तों मोहित यादव को दिया गया, ये लखनऊ के रहने वाले हैं, और वेटरन वर्ग में दोस्तों राहुल सिंह को दिया गया, वाराणसी के रहने वाले हैं और हॉकी से संबंधित हैं। जनार्दन सिंह को दिया गया, गाजीपुर के रहने वाले हैं, कुश्ती से संबंधित है। ये तो पिछले साल का था। और जो लेटेस्ट ईयर के लिए दिया गया 2021-22 के लिए जो दिया गया दोस्तों, उसमें सीधे सामान्य वर्ग नहीं है, सीधा वेटरन वर्ग है और इसमें मोहम्मद आरिफ को चुना गया जो कि गोरखपुर के रहने वाले हैं और हॉकी
खेल खेलते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों राधे श्याम सिंह को चुना गया, ये आजमगढ़ के रहने वाले हैं और एथलेटिक्स से संबंधित हैं, तो ये इन्हें मिला है लक्ष्मण पुरस्कार। जी हां दोस्तों, लक्ष्मण पुरस्कार मिला है। दिव्यांग जन श्रेणी में दोस्तों सुहास एलवाई जो आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, उनका भी चुनाव हुआ है। तो लखनऊ पैरा बैडमिंटन के तहत उनको रखा गया है, याद रखिएगा पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, लखनऊ में अभी हैं। विवेक चिंकारा ये मेरठ से हैं दोस्तों, तीरंदाजी से संबंधित हैं। और दीपेंद्र सिंह ये संभल में हैं, शूटिंग से संबंधित हैं, ठीक है, संभल के रहने वाले हैं और शूटिंग से संबंधित है दीपेंद्र सिंह। तो याद रखिएगा दिव्यांगजन में 3 लोग हैं, सुहास एलवाई हैं, विवेक चिंकारा हैं और दीपेंद्र सिंह हैं, ठीक है, ये 3 लोग हैं, तीनों लोगों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों एक नई खेल नीति भी दोस्तों सरकार ने बनाई है। तो उत्तर प्रदेश में नई खेल नीति आ रही है 2023 में। ये नई खेल नीति क्या है? जिस तरह से भारत में भारतीय खेल प्राधिकरण है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश चाह रहा है कि एक राज्य खेल प्राधिकरण हमारे यहां पर होना चाहिए। तो राज्य खेल प्राधिकरण का दोस्तों गठन किया जाएगा इस नई खेल नीति के तहत, ठीक है। क्या गठन किया जाएगा? राज्य खेल प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, याद रखिएगा। और इसके माध्यम से, इस राज्य खेल प्राधिकरण के माध्यम से हमारे राज्य के अंतर्गत जितने भी निजी खेल एकेडमियां हैं और जितने भी स्कूल कॉलेज हैं, उनको भी दोस्तों खेलों से जोड़ा जाएगा। प्लस दोस्तों यहां पर एक इस नई खेल नीति में भी कहा गया कि जितने भी स्कूल हैं वहां पर 40 मिनट का समय निकाला जाएगा, उसमें बच्चों को खेल खिलाया जाएगा, योग कराया जाएगा या फिर उनके शारीरिक शिक्षा पर काम किया जाएगा। 40 मिनट का समय हर एक स्कूलों में निकाला जाएगा, जिसमें योग कराया जाएगा, खिलाया जाएगा और शारीरिक शिक्षा पर काम किया जाएगा, याद रखेगा। राज्य में खेलों के लिए दोस्तों एक 10 करोड़ रुपए का एक फंड भी बनाया जा रहा है, ठीक है। 10 करोड़ रुपए का क्या बनाया जा रहा है दोस्तों? एक फंड बनाया जा रहा है जिसे राज्य खेल विकास कोष कह रहे हैं, ठीक है। एक राज्य खेल विकास कोष बनाया जा रहा है और इस के माध्यम से जितने भी पंजीकृत खिलाड़ी होंगे उत्तर प्रदेश में, अगर उन्हें कभी भी उनकी तबीयत खराब होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती है, तो 5 लाख रुपए तक का दोस्तों उन्हें बीमा भी दिया जाएगा, स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा खिलाड़ियों को। तो थोड़ा सा खिलाड़ियों के बारे में सरकार सोच रही, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। एकलव्य क्रीड़ा कोष बनाया जा रहा है, ठीक है। एक एकलव्य क्रीड़ा कोष बनाया जा रहा है दोस्तों, और इसके माध्यम से ट्रेनिंग करने या फिर प्रतियोगिता के दौरान जो खिलाड़ियों को चोट लग जाता है तो उनके इलाज के लिए भी दोस्तों सरकार पैसे मुहैया करा रही है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो एक नई खेल नीति आ रही है, इस नई खेल नीति से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। लिख रहा है कि उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, जी हां दोस्तों, वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, हर राज्य अपने अपने यहां पर वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां आकर उसके राज्यों में आकर निवेश करें, इन्वेस्ट करें। और यहां पर उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों उत्तर प्रदेश इन्वेस्ट 2.0 लॉन्च किया गया। यह मोदी जी के द्वारा सीधा लॉन्च किया गया। लखनऊ में दोस्तों इसका आयोजन किया गया था 10 से 12 फरवरी 2023 को। मोदी जी ने यहां पर इन्वेस्ट 2.0 लॉन्च किया था। और इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया? तो कुल 41 देशों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेगा, कुल 41 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और ये 41 के अलावा याद रखेगा यहां पर 10 भागीदार देशों के राजनयिकों के साथ साथ उस देश के जो प्रमुख कंपनियां थी उनके सीईओ भी दोस्तों यहां पर शामिल हुए। तो एक तो 41 देश भागीदार थे, 41 देश प्रतिभागी थे और 10 भागीदार देश थे। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा, मुझे उम्मीद है कि आपसे आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। अच्छा, एक चीज यहां पर नया हुआ है कि जो स्थानीय व्यवसायी थे और उद्यमी थे उन्हें आकर्षित करने के लिए यहां पर पहली बार एक जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें पहले जिले के रूप में दोस्तों बाराबंकी का चुनाव किया गया। लखनऊ के पास में बाराबंकी है, बाराबंकी को दोस्तों यह चुनाव किया गया। यह पहला जिला स्तरीय एक तरह का निवेशक सम्मेलन था ताकि लोग छोटे छोटे जिले में भी आकर दोस्तों निवेश करें। तो इसमें यह टॉप पर है। इस सम्मेलन में दोस्तों 33.50 लाख करोड़ रुपए निवेश किए जाने का दोस्तों प्रस्ताव रखा गया है कि इतना हमारे राज्य में इन्वेस्टमेंट होगा, इसको याद रखेगा। अच्छा, अब सवाल यहां पर टेक्निकल कैसे पूछ सकता है परीक्षा में, वो सुनिएगा जरा ध्यान से। 2 तरह के सवाल बनते हैं। अब सारे लोग आ गए भाई, 41 कंट्री आ गई, 10 प्रतिभाग आ गए, सब लोग आ गए, देश विदेश के सीईओ आ गए, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई और वहां पर लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे कि चलिए हम उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बात यहां पर यह आता है कि इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कहां पर होगा, उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में दोस्तों सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। इसके लिए भी एक आंकड़ा आया। तो कुल निवेश प्रस्ताव का सर्वाधिक 27% दोस्तों कहां निवेश हो रहा है? ये गौतम बुद्ध नगर नोएडा, जी हां दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर नोएडा में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। 8% इन्वेस्टमेंट दोस्तों आगरा में हो रहा है और 3.6% इन्वेस्टमेंट कहां पर हो रहा है दोस्तों? आपके गाजियाबाद में हो रहा है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ये दिल्ली एनसीआर वाला जो बेल्ट है वहीं पर हो रहा है। बाकी अगर पूरब की तरफ आएंगे तो कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं मिला है, ठीक है। जितना भी इन्वेस्टमेंट है वो मुख्यतः कहां पर है दोस्तों? पश्चिम की तरफ है। और सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने में अगर हम क्षेत्र वाइज देखें कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किस क्षेत्र में हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ दोस्तों नवीनीकृत ऊर्जा क्षेत्र में, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक और संरचना क्षेत्र पे और तीसरे नंबर
पे औद्योगिक पार्क वगैरह बनाने में दोस्तों सबसे ज्यादा निवेश देखने को मिल रहा है, यह भी आप याद रखेंगे। तो यह सवाल भी पूछ सकता है परीक्षा में। देखिए सवाल जब भी आएंगे ना, मैं आपको चाहता तो फिर क्वेश्चन आंसर देता, लेकिन वहां पर चीजों को आप समझ नहीं पाएंगे। तो एक टॉपिक लीजिए, टॉपिक में से क्या क्या सवाल आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं जरा उन पर पहले ध्यान दीजिए, और जो पढ़ा रहा हूं कंटिन्यू दोस्तों, जो पढ़ा रहा हूं उनको देखते चलिए, उस सीरीज को देखते चलिए, उन वीडियोस को देखते चलिए, निश्चित रूप से करंट अफेयर आपको चुटकियों में तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल। जी हां दोस्तों, अब ऐसा तो संभव नहीं कि शुद्ध शून्य कार्बन स्थल चुना जाए, लेकिन फिर भी दोस्तों कोशिश किया जा रहा है। एक पायलट प्रोजेक्ट भी बना के लॉन्च किया गया मथुरा वृंदावन में। ठीक है, मथुरा वृंदावन दोस्तों एकदम आसपास में है, तो मथुरा वृंदावन एक कॉरिडोर बन रहा है, और वहां पर अब कोई भी गाड़ी का प्रवेश नहीं दिया जाएगा, चाहे वो डीजल गाड़ी हो, चाहे वो पेट्रोल गाड़ी हो, कोई गाड़ी वहां पर प्रवेश नहीं करेगी। सिर्फ और सिर्फ वहां पर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही दोस्तों प्रवेश कर सकते हैं, चाहे वो बस हो, चाहे वो कार हो, चाहे कुछ भी हो। किसी भी केस में, किसी भी स्थिति में वहां पर किसी भी गाड़ी को, जो तेल से चलने वाली गाड़ियां हैं, जो प्रदूषण करती हैं, उनको जो है नहीं भेजा जाएगा। इसीलिए कहा गया कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल घोषित किया गया। जबकि और उत्तर प्रदेश के या फिर भारत के अंदर और भी जितने पर्यटन स्थल हैं, वहां पर इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, लेकिन यहां पर अब होने वाला है, तो वही दे रहा है। यहां पर लिख रहा है वर्ष 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाए जाने की घोषणा किया गया है। और अगर ऐसा होता है तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल मास्टर प्लान के तहत आ जाएगा। अभी आज तक कोई भी ऐसा शहर नहीं हुआ है जहां पर ये चीजें हुई हैं। हां, एक आध शहर है भारत में ऐसे जहां पर दोस्तों ईवी सिटी, जैसे ईवी सिटी दोस्तों केवड़िया का नाम सुना होगा, केवड़िया गुजरात में है। जी हां, केवड़िया गुजरात में है, उसे ईवी सिटी घोषित किया गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। वहां पर ज्यादातर गाड़ियां दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली हैं यहां पर, लेकिन यहां पर संपूर्ण की बात हो रहा है, 100% की बात हो रहा है। सार्वजनिक परिवहन के रूप में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को दोस्तों अनुमति दिया जाएगा। और एक चीज और आपने सुना होगा, COP26 हो रहा था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, COP26 का एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में भारत ने कहा था कि वर्ष 2070 तक वो अपने कार्बन उत्सर्जन को क्या कर देगा, शून्य कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों, शून्य कर देगा। ये दोस्तों भारत ने लक्ष्य रखा है वर्ष 2070 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला जिला आगरा है। जी हां, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम, बहुत कंजेस्टेड जगह भी था, इसलिए भी दोस्तों वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम की आवश्यकता यहां पर पड़ी। तो ताजमहल के आसपास में लगभग 250 घरों का चुनाव किया गया। हम 250 बोल रहे, एग्जैक्ट 240 आंकड़ा है, तो याद रखेगा इतने घरों का चुनाव किया गया और वहां पर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम विकसित किया गया। और यहां पर 5 साल तक एक नीदरलैंड की कंपनी होगी दोस्तों जो इसका रखरखाव करेगी। ये आप ध्यान देंगे, लगभग 100 करोड़ रुपए लागत आई है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों पहला शहर हो गया जहां पर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला ये शहर है या जिला है। भारत का 53वां, जी हां दोस्तों 53वां, और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व दोस्तों घोषित किया गया। अभी तक उत्तर प्रदेश में केवल 3 टाइगर रिजर्व थे, एक था दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा था पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और तीसरा था अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। लेकिन अब चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में दोस्तों रानीपुर आ गए। रानीपुर टाइगर रिजर्व है कहां पर दोस्तों, तो चित्रकूट में। ठीक है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में है, चित्रकूट में स्थित है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन रहा है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इस टाइगर रिजर्व की अगर लंबाई की बात कर लें, मतलब क्षेत्रफल की बात कर लें, तो 529 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। यहां पर बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चित्तीदार हिरण, चिंकारा, ये सभी चीजें पाई जाती हैं, तो इसको भी याद रखेगा। भारत में दोस्तों वर्तमान में लगभग 2967 बाघ हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश में दोस्तों, अकेले उत्तर प्रदेश में दोस्तों 173 बाघ हैं। इसको भी याद रखेगा। अभी नया आंकड़ा आया है, यह आंकड़ा दोस्तों बहुत ज्यादा नया तो नहीं, 2018 में दोस्तों गिनती किया गया था, बाघों की गिनती हुई थी, तब ये दोस्तों आंकड़ा दिया गया था, उसे आप याद रखेंगे। ठीक है, हर 2-2 साल पे किया जाता है, लेकिन अभी दूसरा कोई आंकड़ा यहां पर नहीं मिला हुआ है। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभयारण्य, दोस्तों हाथी अभयारण्य की बात करें तो अभी हमने 31वें हाथी अभयारण्य के रूप में लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ER का मतलब क्या होता है, एलिफेंट रिजर्व होता है। ठीक है, तो लेमरू हाथी अभयारण्य का नाम सुना था, यह आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। और 32वें नंबर पर दोस्तों अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व का हमने चर्चा नाम सुना, यह दोस्तों कहां पर है, तमिलनाडु में। अभी 33वें नंबर की कोई बात तो नहीं हुआ, लेकिन दुधवा टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है उसे विकसित किया जा रहा है। किसके लिए दोस्तों, तराई हाथी अभयारण्य के लिए दोस्तों विकसित किया जा रहा है। तो यह भी अभी चर्चा में चल रहा था, तो एक सवाल इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, जल जीवन मिशन में दोस्तों उत्तर प्रदेश पूरे भारत में अग्रणी राज्य है। किसमें दोस्तों, जल जीवन मिशन में उत्तर प्रदेश क्या दोस्तों, अग्रणी राज्य है। इसको याद रखेगा, देश में शीर्ष स्थान पर है। और ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल कनेक्शन,
ग्रामीण क्षेत्र में हर घर नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश के 3 बड़े जो जिले हैं जो शीर्ष पर हैं, उसमें पहला स्थान दोस्तों किसका है, याद रखेगा शाहजहांपुर का है। सवाल पूछ सकता है परीक्षा में, कैसे आएगा सवाल मैं बता दूं, हर घर नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा है, दूसरा जिला कौन सा है, तो क्या बताएंगे शाहजहांपुर दोस्तों ये पहला जिला है, बुलंदशहर दोस्तों दूसरा जिला है और बरेली याद रखेगा तीसरा जिला है। मैं बात कर रहा हूं जल जीवन मिशन का। एक दोस्तों हर घर आरओ की बात हो रही थी, ठीक है, तो वो अलग चीजें हैं दोस्तों, ये जल जीवन मिशन पहले से याद रखेगा। इसी तरह से अमृत सरोवर मिशन पर दोस्तों काम करने के लिए मोदी जी ने कहा था और उत्तर प्रदेश दोस्तों बहुत तेजी से दोस्तों इस अमृत सरोवर पर काम कर रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, वर्षा के जल का संरक्षण किया जा रहा है ताकि जो जल बेकार हो जाते हैं उन्हें संरक्षित किया जा सके और पीने योग्य बनाया जा सके। तो मोदी जी ने दोस्तों एक महत्वाकांक्षी परियोजना लॉन्च किया था, मिशन अमृत सरोवर। ये उसी अमृत सरोवर का हिस्सा है जो उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, याद रखेगा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो भविष्य के लिए पानी का संरक्षण करना, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। और अगर हम देखें पूरे भारत में कि किसका स्थान पहला दूसरा तीसरा है, तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों इस मामले में पहला स्थान है। अमृत जल संरक्षण की बात कर रहा है या अमृत सरोवर की बात कर रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, एमपी का दोस्तों दूसरा स्थान है, जम्मू कश्मीर, जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर का दोस्तों तीसरा स्थान है, राजस्थान का चौथा स्थान है और तमिलनाडु का 5वां स्थान है। उसी तरह से दोस्तों ये अमृत सरोवर पर जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में, अगर हम वहां पे जिलों की बात कर दें कि भाई कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो अमृत सरोवर के तहत दोस्तों बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो नंबर 1 पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी का नाम आता है, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर गोरखपुर का नाम आता है और नंबर 3 पर प्रतापगढ़ का नाम आता है। नंबर 1 पर लखीमपुर खीरी, नंबर 2 पर गोरखपुर और नंबर 3 पर प्रतापगढ़ का नाम आता है अगर हम अमृत जल सरोवर की बात करें तो। ऊपर हमने पढ़ा जल जीवन मिशन के बारे में, वहां पहले नंबर पे दोस्तों शाहजहांपुर का नाम आता है, दूसरे नंबर पे बुलंदशहर का नाम आता है, तीसरे नंबर पर बरेली का नाम आता है, याद रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं और इसको जरूर से याद कर लीजिए, कैसे भी याद कर लीजिए, पीडीएफ भी आपको दे दूंगा मैं, परेशान मत होइए, पहले पढ़ते चलिए आप यहां पर, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला लिख रहा है दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का दोस्तों उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन मोदी जी ने किया, कहां से किया, तो जालौन जिलों में दोस्तों उरई तहसील पड़ती है, उस उरई तहसील के अंतर्गत कैथेरी गांव आता है। क्या आता है दोस्तों, कैथेरी गांव आता है, वहीं से दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 296 किलोमीटर होगी और यह 7 जिलों से होकर गुजरने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है। इसमें चित्रकूट भी आता है, क्या आता है दोस्तों, चित्रकूट भी आता है, बांदा आता है, महोबा आता है, हमीरपुर आता है, जालौन आता है और अंतिम में औरैया और इटावा आता है। फिर ये जाकर दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जाकर जुड़ जाता है किससे, ये आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाता है जो कि लखनऊ और आगरा को जोड़ने का काम करता है। वो 301 या 302 किलोमीटर के आसपास उसकी लंबाई है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने एक्सप्रेसवे हो चुके हैं, तो याद रखेगा 6 प्रस्तावित हैं, 7 निर्माणाधीन हैं और 6 पूर्ण रूप से अभी संचालित हो चुके हैं, यह भी याद रखेगा। अब आप कहेंगे सर आप बता के चले जाते हैं, लेकिन आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल संचालित एक्सप्रेसवे कितने हैं जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, जिस पर गाड़ियां आ जा सकती हैं, उसमें पहला है यमुना एक्सप्रेसवे, 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है। दूसरा है ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच में दोस्तों 25 किलोमीटर के लिए बनाया गया दोस्तों, यह दूसरा एक्सप्रेसवे है। यहीं पर दोस्तों डबल डेकर वाला जो पढ़ रहे थे आज आप, ठीक है, डबल डेकर एक्सप्रेसवे, ठीक है, वो भी बनाया जा रहा है, तो 25 किलोमीटर वाला याद रखेगा। आगरा लखनऊ के बीच में 302 किलोमीटर की दूरी में दोस्तों आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया गया है। दिल्ली मेरठ दोस्तों 96 किलोमीटर बनाया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जबरदस्त 341 किलोमीटर लखनऊ को बलिया से जोड़ रहा है, जी हां दोस्तों, लखनऊ को बलिया से जोड़ रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उसे भी याद रखेगा। और अंतिम में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ये 296 किलोमीटर, ये भी बनकर दोस्तों तैयार हो गया है। जितना समय रखा गया था इसको बनाने के लिए 28 महीने में शायद ये बनकर कंप्लीट हो गया, ठीक है। कितने महीने में, 28 महीने में दोस्तों केवल इसको कंप्लीट कर लिया गया है। बहुत बड़ी बात है, लगभग 296 किलोमीटर की लंबाई और 28 महीने में कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो संचालित हैं। कौन कौन सा दोस्तों निर्माणाधीन अभी बन रहा है, उस पर काम चल रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे कितने हैं दोस्तों, तो इनकी संख्या है 7, ठीक है। और बाकी अभी प्रस्तावित अलग से हैं, अभी केवल प्रस्तावित हैं, उन पर बातचीत नहीं स्टार्ट हुआ है, तो 6 अलग से दोस्तों प्रस्तावित भी हैं, इसको भी याद रखेगा। इस 7 के अलावा 6 अलग से प्रस्तावित भी हैं, ठीक है। एक तो दोस्तों गोरखपुर लिंक बन रहा है, ये छोटा सा 91 किलोमीटर का है। एक गंगा एक्सप्रेसवे का नाम सुना होगा, ठीक है, 594 किलोमीटर अभी तक का दोस्तों सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे इसे कहा जा रहा है, तो गंगा एक्सप्रेसवे याद रखेगा 594 किलोमीटर का होगा, ठीक है, जो प्रयागराज को सीधा मेरठ से जोड़ेगा। किसे जोड़ेगा दोस्तों, प्रयागराज को
प्रयागराज को मेरठ से कनेक्ट करने वाला है। लखनऊ कानपुर के बीच में दोस्तों 63 किलोमीटर का यह अभी निर्माणाधीन चल रहा है। गाजियाबाद कानपुर के बीच में 380 किलोमीटर का निर्माणाधीन चल रहा है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी जबरदस्त, पूर्वोत्तर की तरफ जाना बहुत आसान हो जाएगा। गोरखपुर से रोड एक सीधा बनाया जा रहा है, सीधा सिलीगुड़ी, और ये 519 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसको भी याद रखेगा। दिल्ली सहारनपुर देहरादून, जी हां दोस्तों, दिल्ली सहारनपुर होते हुए देहरादून तक 210 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे बन रहा है। गाजीपुर बलिया माझी घाट तक दोस्तों ये बन रहा है, तो याद रखेगा। गाजीपुर तक, अभी जो लखनऊ से गाजीपुर तक गया है आपका पूर्वांचल, हालांकि उसको बढ़ा के बलिया तक कर दिया गया है, लेकिन अब उस गाजीपुर से होते हुए बलिया और माझी घाट बिहार तक जाएगा दोस्तों। 117 किलोमीटर का एक एक्सप्रेसवे और यहां पर तैयार किया जा रहा है। तो कुल 7 एक्सप्रेसवे के नाम यहां पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए और भी सवाल देखिए। लिख रहा हर घर आरओ पानी आपूर्ति में दोस्तों पहला स्थान किसका मिला है, तो भरतौल, उत्तर प्रदेश का एक भरतौल गांव है, उसे दोस्तों यहां पर चुना गया है। यह भरतौल गांव किस जिले के अंतर्गत आता है, तो याद रखेगा बरेली जिले के अंतर्गत आता है, याद रखेगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक बिथरी चैनपुर ब्लॉक है, उसमें दोस्तों भरतौल गांव आता है। यह एक ऐसा गांव है जहां हर घर आरओ पानी की आपूर्ति, हर घर आरओ पानी की आपूर्ति है, यह बहुत बड़ी बात है। अभी हाल ही में दोस्तों इस गांव को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया था, और उस पैसे को लेकर के इस गांव में 20 आरओ फिल्टर लगाए जा रहे हैं। एक छोटा सा गांव, वहां पर 20-20 आरओ की मशीनें लगी हैं, तो आप कल्पना करो कि कितना जबरदस्त यहां का माहौल होगा, याद रखेंगे। भारत में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य हो गया जहां पर ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया गया। जी हां दोस्तों, ई पेंशन पोर्टल वाला पहला राज्य कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया है। अब ई पेंशन पोर्टल पर दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है कहीं पर, वह 6 महीने पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। अगर वो रजिस्ट्रेशन कर लेता है तो इस नई व्यवस्था के तहत जब उसकी सेवानिवृत्ति होगी, जब वो रिटायरमेंट लेगा, तो 3 महीने पहले ही उसे उसका पेंशन का पेपर मिल जाएगा। अन्यथा रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए लोगों को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी। अब ये जो नया पेंशन पोर्टल आया है, इसके माध्यम से लोगों को और ज्यादा सुविधा मिल जाएगी और ज्यादा आसानी हो जाएगा, ठीक है। लिख रहा फतेहगढ़ में दोस्तों जो सेंट्रल जेल है ना, वहां पर ईट राइट सर्टिफिकेट मिला है। मतलब वहां खाने की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि उसको 5 स्टार क्वालिटी कहा गया। जी हां दोस्तों, 5 स्टार क्वालिटी कहा गया है। ये दोस्तों फर्रुखाबाद जिले के अंतर्गत आता है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल, और वहां भोजन की क्वालिटी जबरदस्त है, ठीक है। जो कैदी जो है दोस्तों, उन्हें सप्ताह के 7 दिन अलग अलग तरीके के खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं, अलग अलग खाना मिलता है। दालों में एक वैरायटी मिलती है। वहां जो खाना बनते हैं ना, वो मशीनों से खाना बनते हैं, जी हाँ। और यहीं पर दोस्तों फसाई ने एक अपना रिपोर्ट जारी करके बताया कि खाने की क्वालिटी दोस्तों वहां पर क्या है, 5 स्टार रेटिंग वाली है, तो भी याद रखेगा। लोक प्रशासन में दोस्तों प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला, वो भी किसको पता है, काला नमक चावल को। बहुत बड़ी बात है यार। काला नमक चावल को प्रोत्साहन देने के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश को लोक प्रशासन में क्या मिला, प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए दोस्तों चुना गया है, यह भी याद रखेगा। इस काला नमक चावल को भगवान बुद्ध का उपहार कहा जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में दोस्तों हमारा कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, उसने काला नमक चावल की 2 बौनी प्रजातियों की खोज किया है, बनाया है। यहां पर 2 बौनी प्रजातियों का परीक्षण किया है, ठीक है। उससे नाम क्या दिया गया, तो पूसा नरेंद्र काला नमक, नरेंद्र मोदी के नाम पर याद रखेगा, पूसा नरेंद्र काला नमक। दोनों का नाम वही, बस खाली एक जगह पे 1638 है और यहां पर 1652 है, ठीक है। तो पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, पूसा नरेंद्र काला नमक 1652, ये 2 बौनी किस्में हैं काला नमक चावल की। ये कोई नमक नहीं है, ये चावल है, बहुत सुगंधित चावल होता है, बहुत शानदार होता है, कभी खा के देखिए। और इसके प्रोत्साहन के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में क्या मिला है, लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया। करा देश में पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क दोस्तों बनाया जा रहा है, कहां पर, लखनऊ में। ये देश की पहली नाइट सफारी होगी। अभी तक देश में जितने भी सफारी थे, ओपन डे सफारी थे, वो दिन में खुलते थे, और देश में कुल 13 ओपन डे सफारी हैं वर्तमान में, लेकिन नाइट सफारी कोई भी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो उसकी राजधानी है, वहां पर दोस्तों पहली नाइट सफारी दोस्तों बनाई जा रही है। 350 एकड़ का जो जमीन है वो भी दोस्तों मुहैया करा दिया गया। कुकरैल वन क्षेत्र, ये कहां पर है, आपके लखनऊ में है। तो उसी में से दोस्तों 350 एकड़ की जमीन उपलब्ध कराई गई, वहीं पर दोस्तों इसको विकसित किया जा रहा है। बहुत बेहतरीन इसे बनाया जा रहा है। रात में यहां पर लोग जा पाएंगे और रात में वहां पर जाकर के नजारा देख पाएंगे, बहुत शानदार सा है। अभी अगर हम बात करें कि पूरी दुनिया में और कहां पर है दोस्तों, तो सिंगापुर में इस तरह का नाइट सफारी है, और उसी की तर्ज पर दोस्तों इसे भी विकसित किया जा रहा है। सिंगापुर में नाइट सफारी है, तो भारत में भी क्यों ना एक नाइट सफारी हो, तो इसे विकसित किया जा रहा है। करा उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में, याद रखेगा। हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा दोस्तों योटा डेटा सेंटर दोस्तों बनाया जा रहा है। लगभग 5000 करोड़ रुपए इसकी लागत आ रही है। नोएडा में एक टावर बनाया जा रहा है, हालांकि 5-6 टावर बनाए जाएंगे, अभी तो एक ही टावर बना है। तो नोएडा में स्थित पहला टावर योटा D1, ठीक है, योटा D1 का लोकार्पण किया गया।
जाएगा। अगले 5 वर्षों में कुल 6 टावरों का निर्माण किया जाएगा और 39,000 करोड़ रुपए दोस्तों यहां पर हिना नंदानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट करने वाली है। नोएडा में दोस्तों इसे बनाया जा रहा है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के बारे में पढ़कर आपको अच्छा लगा होगा। एक सेशन और मैं आपको दूंगा जिसमें रैपिड करंट अफेयर पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों, फटाफट, ठीक है, एक एक लाइन में सीधा क्वेश्चन और आंसर। और फिर मैं दोस्तों अगले टॉपिक पर और भी ढेर सारे वीडियोस बनाऊंगा करंट अफेयर के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा आप सभी को वीडियो, एक बार आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत दिनों से आप सभी का डिमांड आ रहा था कि प्लीज सर करंट अफेयर स्टार्ट किया जाए, तो करंट अफेयर का सेशन आ चुका है। आ जाइए, जुड़िए हमारे साथ और करंट अफेयर को पढ़ना भी शुरू कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।